हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूरो एनाटमी। तो न्यूरो एनाटमी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब और न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं न्यूरलेशन। न्यूरलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब। तो न्यूरल ट्यूब के बनने की प्रोसेस को न्यूरलेशन कहते हैं, जो कि थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट के टाइम पे होता है। न्यूरल ट्यूब से दो चीज़ें बनेगी, एक बनेगा ब्रेन, दूसरी बनेगी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो न्यूरलेशन जो है न्यूरल ट्यूब के बनने के प्रोसेस को कहते हैं, जो कि थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में होता है, और न्यूरल ट्यूब से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब बात करते हैं थोड़ी सी नोटोकोड की। तो जब हम क्लास 11th में थे तब हमने किंगडम एनिमेलिया में नोटोकोड नाम का एक वर्ड पढ़ा था। तो नोटोकोड क्या होता है? सिग्नल देता है एक्टोडर्म को। 3 जर्मिनल लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर, एंडोडर्म इज द इनर मोस्ट लेयर, और जो बीच वाली लेयर जो होती है उसे बोलते हैं मीजोडर्म। तो नोटोकोड जो है इस एक्टोडर्म को सिग्नल देगी और ये एक्टोडर्म थिक हो जाएगी। नोटोकोड के सिग्नल देने पे एक्टोडर्म थिक हो जाएगी और क्या फॉर्म करेगी? एक न्यूरल प्लेट। अब ये न्यूरल प्लेट जो है बाद में मिलके क्या बनाएगी? न्यूरल ट्यूब बनाएगी। तो न्यूरल ट्यूब बन रही है, न्यूरलेशन की प्रोसेस में न्यूरल ट्यूब बन रही है, और वो न्यूरल ट्यूब बाद में जाके क्या बनाएगी? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरल ट्यूब कैसे बनी? एक्टोडर्म जो है वो थिक हो जाएगी। किसके सिग्नल देने पे? नोटोकोड के सिग्नल देने पे एक्टोडर्म थिक हो जाएगी। थिक होने के बाद वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और वो प्लेट बाद में फोल्ड होके न्यूरल ट्यूब बनाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं एक्टोडर्म। द पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म दैट फॉर्म्स द न्यूरल प्लेट इज न्यूरोएक्टोडर्म। तो इस क्वेश्चन को इस लाइन को एकदम हाईलाइट करके अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इस लाइन को भूलना नहीं है। पूरा एक्टोडर्म जो है वो न्यूरल ट्यूब नहीं फॉर्म कर रहा, सिर्फ एक पार्ट उसका फॉर्म कर रहा है। तो जो सरफेस उसका न्यूरल प्लेट बना रहा है उसे बोला गया है न्यूरोएक्टोडर्म। द पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म दैट फॉर्म्स द न्यूरल प्लेट इज कॉल्ड न्यूरोएक्टोडर्म। इतनी बात समझ में आती है। बाकी बचे हुए पार्ट ऑफ एक्टोडर्म को हम क्या बोलेंगे? सरफेस एक्टोडर्म। तो अगर मैं सिंप्लीफाई इसको करूँ तो एक्टोडर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक वो पार्ट है जो कि न्यूरल प्लेट बना रहा है, न्यूरल ट्यूब बना रहा है, तो उसे बोला गया है न्यूरोएक्टोडर्म। बाकी बचे हुए पार्ट को बोला गया है सरफेस एक्टोडर्म। देखते हैं अभी इसको डायग्राम में, देखते हैं कि न्यूरोएक्टोडर्म और सरफेस एक्टोडर्म कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है? ये है एक्टोडर्म, ये पूरा एक्टोडर्म है। ठीक है, अब इसमें मैंने ये जो पिंक कलर का जो सरफेस ड्रॉ किया है, ये पिंक सरफेस क्या है? ये वो पार्ट है जो बाद में जाके न्यूरल प्लेट बनाने वाला है। तो मतलब ये मेरा कौन सा पार्ट हुआ? ये मेरा न्यूरो एक्टोडर्म हुआ। अब जो मेरा रिमेनिंग येलो वाला पार्ट है वो क्या हुआ? वो सरफेस एक्टोडर्म हुआ। ये नीचे में ये ग्रीन कलर की जो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वो है हमारी एंडोडर्म। ठीक है, क्या है? एंडोडर्म। बीच में बचे हुए पार्ट को रेड कलर के जो सर्कल है ये है मीजोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, मीजोडर्म हो गया। अब देखो ये है ब्राउन कलर का नोटोकोड। ये नोटोकोड जो है वो सिग्नल देगा किसको? एक्टोडर्म को, कि वो भाई थिक हो जा, थिक होके न्यूरल प्लेट बना, और न्यूरल प्लेट से बाद में न्यूरल ट्यूब बनेगा। तो इतनी बातें समझ में आ रही है। अब ये जो है न्यूरल प्लेट जो हमारी बनी है, जो कि न्यूरोएक्टोडर्म है, वो इन्वेजिनेट करती है। मतलब ये सरफेस है तो वो ऐसे करके इन्वेजिनेट कर रही है। इन्वेजिनेट करके वो क्या बनाना चाहती है? वो एक न्यूरल ग्रूव बनाना चाह रही है। तो देखो ये ऐसे था, वो ऐसे इन्वेजिनेट करेगा और इन्वेजिनेट न्यूरल ग्रूव बना रहा है, तो ये ग्रूव बन गया। अब ये ग्रूव जो है, ये तो ऊपर वाला न्यूरल ग्रूव है, नीचे वाला अपना सही चल रहा है एकदम। नीचे एंडोडर्म ही है, बाकी बीच में बीजोडर्म ही है। अब ये जो न्यूरल ग्रूव है, देखो मैं लिख देती हूँ, न्यूरल ग्रूव, इसके ऊपर अब कुछ कुछ ऐसे बीच बीच में सेल्स रह जाएंगे। ठीक है ना, ये जो सेल्स सरफेस एक्टोडर्म के ही है, इनको बोला जाता है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के ऊपर भी एमसीक्यू आया है, तो इसको भी अभी डिटेल में देखेंगे, पर अभी के लिए इसको एनसीसी लिख लो।
न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। बाद में क्या हुआ, ये जो मैंने सर्कल सा नीचे बना के न्यूरल ट्यूब लिखा है, तो ये इन्वेजिनेशन बाद में कंप्लीट हो जाएगी। सपोज ये मैं ऐसे करके नहीं दिखा पा रही हूँ बीच में सर्कल, तो ये इन्वेजिनेशन ऐसे था पहले सरफेस एक्टोडर्म, बाद में ऐसे इन्वेजिनेट किया, इन्वेजिनेट करने के बाद पूरा ऐसे सर्कल राउंड बना लेगा, और वो राउंड सर्कल जो है वो क्या है, न्यूरल ट्यूब है। राउंड सर्कल न्यूरल ट्यूब है। ये अपना वापस से ये एक्टोडर्म है, नीचे वाला ये मेसोडर्म है, और ये एंडोडर्म है, न्यूरल प्लेट है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। पर न्यूरल प्लेट जो है, जो न्यूरो एक्टोडर्म है वो बन गया है, और न्यूरल एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट और बाद में न्यूरल ट्यूब ये बन गया है। इतना ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जो मैंने आपको समझाया है ये है न्यूरोलेशन। मतलब क्या है, न्यूरल ट्यूब के बनने के प्रोसेस को न्यूरोलेशन बोलते हैं, जिससे बाद में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनने वाला है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आती है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब मैंने इस डायग्राम को लेबल कर दिया है। ये न्यूरल प्लेट है, सरफेस एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म, ब्राउन वाला नोटोकॉर्ड है, और ये एंडोडर्म। ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बता दिए हैं, न्यूरल ग्रूव बना है, न्यूरल ग्रूव बाद में बन के ये न्यूरल ट्यूब बन गया कंप्लीटली। ऊपर वाला पार्ट जो है वो एक्टोडर्म रह गया, अंदर वाला पार्ट जो है वो एंडोडर्म रह गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आती है। अब मैंने अभी आपको बोला था न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के बारे में, कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो है उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ध्यान से सुनिए। एक बार सबको साइड में रख दीजिए और एक बार न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के बारे में सुनिए। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं वो एट द जंक्शन ऑफ सरफेस एक्टोडर्म और न्यूरल ग्रूव बनते हैं। ये मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये डॉटेड जो सेल्स थे, देखो ये सरफेस एक्टोडर्म है हमारी, और ये न्यूरल ग्रूव है। इन दोनों के बीच के जंक्शंस में जो सेल्स बन रहे हैं उन्हें हमने क्या बोला है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। इसको फोर्थ जर्म लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम है। दूसरा इसका अलावा इसको माइग्रेटरी सेल्स बोलते हैं, और ये मीजेनकाइमल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और न्यूरल ट्यूब के साथ साथ ही बनते हैं ये। देखो अभी जब यहाँ पे ये न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा था, जब ये ग्रूव बना था, उसके साथ साथ में ही न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बने थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलो ये हो गया हमारा न्यूरल प्लेट, न्यूरल ट्यूब, ये सब खत्म हो गया। न्यूरलेशन का प्रोसेस इतना ही होता है, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, न्यूरल प्लेट इन्वेजिनेट करी, नोटोकॉर्ड समझ में आ गई, इतनी कहानी। अब देखो, अब मेरी ये जो न्यूरल ट्यूब है ना, ये बन गई है। ये अभी ऐसे दिख रही है, मैं आपको बताती हूँ मैंने बनाया कैसे। अब ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बनाने जा रही हूँ, ये आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में बस जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ वही पढ़नी है। ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूरल ट्यूब है। जब ये कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगी तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, आप चाहो तो ये डायग्राम कॉपी कर सकते हो, और अगर नहीं भी चाहो तो बस सिंप्लीफाई करके जो मैं चीजें बता रही हूँ बस उसको ध्यान से सुनते रहना। इसमें जो मेन PYQ आया है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी, जो कि क्रेनियल न्यूरोपोर और कॉर्डल न्यूरोपोर पे आया हुआ है। तो ये जो एरिया है ये है क्रेनियल न्यूरोपोर, ये है कॉर्डल न्यूरोपोर। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है हमारी न्यूरल ट्यूब है। अब जो क्रेनियल न्यूरोपोर है वो बाद में जाके बनाएगा ब्रेन, और जो कॉर्डल न्यूरोपोर है वो बनाएगा स्पाइनल कॉर्ड। सपोज इस तरह से एक लाइन अज्यूम करो, तो ये वाला पार्ट हेड पार्ट है, उसे हमने बोला क्रेनियल, और जो टेल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्डल। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। क्रेनियल पार्ट को हेड बोलते हैं और कॉर्डल पार्ट को टेल बोलते हैं। तो जो टेल है वो स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है, और जो क्रेनियल पार्ट है यानी कि जो हेड पार्ट है वो ब्रेन बना रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये दोनों जो पोर्स है ये एंड्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं, तो ये एंड्स जो हैं वो किस टाइम पे क्लोज होते हैं, और जब एम्ब्रियोलॉजी हो रही होती है, मतलब जब बेबी फॉर्म हो रहा होता है तभी किस टाइम पे क्लोज हो रहे होते हैं। तो क्रेनियल न्यूरोपोर होता है क्लोज 25th डे पे, और कॉर्डल न्यूरोपोर जो है वो क्लोज होता है वो 28th डे पे। तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लो अपनी बुक में, जहाँ भी आप लिख रहे हो, जहाँ भी नोट करो वहाँ पे स्टार लगा लो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ठीक है, तो क्रेनियल
क्रेनियल न्यूरोपोर क्लोज होता है 25th डे पे और कॉडल न्यूरोपोर जो है वो क्लोज होता है 28th डे पे। सपोज करो इफ द क्रेनियल न्यूरोपोर फेल्स टू क्लोज, डिजीज हो जाएगी एनेंसेफेली। एनेंसेफेली में क्या होता है, बेबी का हेड नहीं फॉर्म होता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो क्लियरली कि हेड जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी डिजीज जो थी 28th डे पे, अगर कॉडल न्यूरोपोर फेल्स टू क्लोज, अगर वो नहीं क्लोज होता है तो क्या डिजीज हो जाएगी, इट इज स्पाइना बिफिडा, स्पाइना बाइफिडा, जो भी तुम्हें बोलना है बोलो, समझ में आना चाहिए। तो स्पाइना बाइफिडा हो जाएगी और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये डिफेक्ट्स के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि क्या क्या इनका जो है एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिक है वो दिया जा रहा है। तो स्पाइना बिफिडा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने न्यूरोलेशन देख लिया, न्यूरल ट्यूब देख ली, न्यूरल ट्यूब के जो डिफेक्ट्स है 2 वो देख लिया। अब हम थोड़े से पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट्स स्टार्टिंग में ब्रेन के बने और बाद में उनसे क्या मतलब स्टार्टिंग में क्या बना, फिर बाद में क्या नाम उनके दिए गए, तो वो पढ़ते। तो क्रेनियल पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब विल फॉर्म 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स। तो वेसिकल्स को देखते हैं अभी डिटेल में, हो गया। तो ये लेटरल व्यू है डायग्राम का, देखो ये लेटरल व्यू है। 3 to 4 वीक ऑफ एम्ब्रियो जब 3 to 4 वीक्स का होगा तब इस तरह से दिखेगा। तो 3 प्राइमरी वेसिकल्स हमें दिखने को मिलेंगे। पहला है प्रोजेंसेफेलिन, दूसरा है मीजेंसेफेलिन और तीसरा है रोम्बेंसेफेलिन। प्रोजेंसेफेलिन को बोला है फोर ब्रेन, मीजेंसेफेलिन को मिड ब्रेन और रोम्बेंसेफेलिन को बोला है हाइंड ब्रेन। तो ये तो ईजी है, प्रोजेंसेफेलिन, मीजेंसेफेलिन एंड रोम्बेंसेफेलिन, इतनी बातें समझ में आती है। अब प्रोजेंसेफेलिन जो है उसके फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टीलेंसेफेलिन और डायंसेफेलिन। तो ये वाला पार्ट जो ऐसे बल्ज करके आ रहा है, ऐसे डबल हार्ट शेप है, वो टीलेंसेफेलिन है, और जो उसके नीचे वाला पार्ट है वो है डायंसेफेलिन। मिड वाला पार्ट है, उसकी कोई भी डिविजन्स नहीं है, वो वैसा का वैसा है, और वो है मीजेंसेफेलिन, यानी कि जो बाद में मिड ब्रेन बनाएगा। रोम्बेंसेफेलिन जो है डिवाइडेड है मीटेंसेफेलिन और माइलिनसेफेलिन। ये इस पे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ईजी है, आप बस एक बार इसको रीड करेंगे आपको बैठ जाएगा दिमाग में, तो इस पर इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, इस डायग्राम को देखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली 3 वेसिकल्स थे और बाद में 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बन गए, ठीक है। तो ये कितने टाइम में हुआ, 3 to 4 वीक एम्ब्रियो के टाइम पे 3 वेसिकल्स थे। जब बेबी 5 वीक का हुआ, 5 वीक का एम्ब्रियो जब हुआ तो उसमें सेकेंडरी वेसिकल्स बने, 5 सेकेंडरी वेसिकल्स बने। एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये टीलेंसेफेलिन है और ये बनाता है सेरिब्रम। ये यहाँ पे कुछ आई कप्स दे रखे, इन सब की डिटेलिंग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एक बार डायग्राम देख लो, ठीक है। अब ये जो डायंसेफेलिन है, जितने भी थैलेमस है, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सब जो थैलेमस है वो कौन बनाता है, डायंसेफेलिन। एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखो थैलेमस हाइपोथैलेमस पता है, मेटाथैलेमस और एपिथैलेमस भी याद कर लो, ये बनाता है कौन, डायंसेफेलिन बनाता है, ठीक है। अब मीजेंसेफेलिन बात करते हैं। मीजेंसेफेलिन के कोई फर्दर डिविजन्स नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ मिड ब्रेन बनाता है, ठीक है। अब जो था वो हमारा मीटेंसेफेलिन, जो कि रोम्बेंसेफेलिन का पार्ट था। रोम्बेंसेफेलिन जो है 2 पार्ट्स में था, मीटेंसेफेलिन और माइलिनसेफेलिन। अब जो मीटेंसेफेलिन पार्ट है वो बनाता है पॉन्स और सेरिबेलम, ठीक है, और जो माइलिनसेफेलिन है वो बनाता है मेड्यूला ऑब्लिंगाटा, ठीक है। बाद में मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। उसमें सेरिबेलम नहीं इंक्लूड होता है ना, कहीं उसमें सेरिबेलम डाल दो तो ब्रेन स्टेम। ये भी क्वेश्चन है कि ब्रेन स्टेम जो है वो किन किन पार्ट से मिलके बनता है। आई एम श्योर ये आपने नीट यूजी में भी पढ़ा होगा, बट एक जस्ट क्विक रिवीजन हो गया, ठीक है। अब इतना देख लिया हमने, ब्रेन के पार्ट्स देख लिए। अब वेंट्रिकल्स के बारे में बात करें तो वेंट्रिकल्स होते क्या हैं। तो वेंट्रिकल्स जो है ना, जब भी स्टार्टिंग में जब हमें सुनते हैं नाम तो हमें थोड़ा सा एंजाइटी सा हो जाता है, ओ माय गॉड वेंट्रिकल्स, क्योंकि आगे जाके न्यूरो एनाटॉमी में आपको वेंट्रिकल्स का इतना ज़्यादा काम पड़ेगा कि अगर आपको उसका बेसिक नहीं समझ में आएगा तो बाद में आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, कोई भी डिफेक्ट्स नहीं समझ पाओगे। तो एक बार ध्यान से देखना ना कि कौन सा लेफ्ट वेंट्रिकल है, कौन सा थर्ड वेंट्रिकल है, कौन सा फोर्थ वेंट्रिकल है, कौन सी किस पार्ट से बनता है। तो एक बार देखेंगे। तो वेंट्रिकल्स होते क्या है, तो ये क्या होते हैं, सिर्फ कैविटीज है ये, दीज आर ओनली कैविटीज इन द ब्रेन। जैसे हमारे साइनसेस होते हैं वो भी कैविटी होती है ना, तो वैसे ही ब्रेन के अंदर कैविटीज प्रेजेंट है, उन्हें बोला गया है वेंट्रिकल्स। तो अभी इधर आ जाओ, देखो
ये लिखा हुआ है जो, वो सब समझ में आ जाएगा। अभी इधर डायग्राम पे आ जाते हो। मैं इसको जूम कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये अभी आप रफ भी कर देंगे वापस। इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इस डायग्राम में देखो। तो ये जो मेरा पार्ट था अभी टीलेंसेफेलिन का, इसमें देखो 2 कैविटी फॉर्म होती हुई दिख रही है, 2 कैविटीज जैसा दिख रहा है। तो ये कैविटीज मेरी क्या है, दोनों लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब 2 लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, टीलेंसेफेलिन में। किसका पार्ट है, सेरेब्रम बनाता है ना आगे, ठीक है। तो इतना याद रखो, 2 लेफ्ट वेंट्रिकल्स है अभी के लिए। नीचे वाला मेरा पार्ट है डायंसेफेलिन। देखो ये डायंसेफेलिन है। डायंसेफेलिन में जो है मेरी एक कैविटी बन रही है, तो इसको मैंने बोला है थर्ड वेंट्रिकल। अब मैंने इसको थर्ड वेंट्रिकल क्यों बोला, उनको तो मैंने कुछ नाम ही नहीं दिया। तो ये जो थे, ये फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल्स ये थे, जो कि 2 मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये मेरा थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल के बाद जो है एक डक्ट पास होती है, जो कि थी सेरेब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस। सेरेब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस। यहाँ पे इन सब वेंट्रिकल्स का काम क्यों है, मैं आपको इतना क्यों इन पे स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि जो ब्रेन का जो फ्लूइड है, यानी कि जो CSF है, वो इन कैविटीज के अंदर बनता है और फिल होके रहता है, मतलब जमा होके यहीं पे रहता है, और पास होता है इस डक्ट से, सेरेब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो ये डक्ट है सिर्फ, ये कोई वेंट्रिकल नहीं है। फिर उसके बाद है फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि रॉम्बेन्सेफेलिन बनाता है। ये रॉम्बेन्सेफेलिन, मिड ब्रेन को मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे सेरेब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस होती है, और ये इस तरह से कुछ, ये यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। तो कितने वेंट्रिकल्स है, 4 वेंट्रिकल्स है, 2 तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, एक थर्ड वेंट्रिकल है, एक फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। बीच में एक सेरेब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस है। वेंट्रिकल्स की बातें समझ में आई है। वेंट्रिकल्स के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन है सिर्फ, ठीक है। मिड ब्रेन में क्या पास होती है, तो ये भी PYQ है। मिड ब्रेन में सेरेब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस होती है, ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें आप न्यूरो एनाटमी में आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, ना कि एम्ब्रियोलॉजी भी। एम्ब्रियोलॉजी भी आप इसकी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है एनाटमी का कि इसमें हर जगह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने की वजह से ही मैंने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया है, क्योंकि जो भी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे अगर हम करके ख़त्म करते हैं तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन सिक्रेट करता है, हैप्पी हार्मोन, कि अब हो गया ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, तो अब जो है लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पहले कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स को मैंने इंट्रोड्यूस किया था अभी, स्पाइना बिफिडा और एनेन्सेफेली, ठीक है। उसी को थोड़ा सा डिटेल में एक बार देख लेते हैं ना। तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड, यानी कि फॉलिक एसिड के जो सप्लीमेंटेशन है वो फर्स्ट ट्रिमेस्टर से प्रेगनेंसी में स्टार्ट कर दिए जाते हैं, और एज सून एज द प्रेगनेंसी इज कन्फर्म। तो जैसे ही प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है या फिर फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है, तो तब से फॉलिक एसिड बेबी को, मतलब मदर को प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो सपोज कोई भी मदर है, ड्यू टू एनी रीजन XYZ, या तो वो अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं कर रही है, कंप्लायंट नहीं है, या फिर मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई भी उनका इशू है फाइनेंशियल या जो भी हो, उस वजह से फॉलिक एसिड वो नहीं ले रही है, ठीक है। तो बेबी के अंदर भी फॉलिक एसिड नहीं पहुंचेगा, ऑब्वियस है। तो उससे डिफिशियंसी होगी फॉलिक एसिड की, तो उससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाएंगे। तो उससे होता है एनेन्सेफेली और क्रैनियोरैकिसकाइसिस, ठीक है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे क्रैनियोरैकिसकाइसिस क्या होता है, अभी ये सिर्फ ब्रीफली है। तो क्रैनियोरैकिसकाइसिस एक सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जो कि एंटायर न्यूरल ट्यूब इज ओपन, ठीक है। अभी हमने क्या बात की थी, अभी हमने 2 पोर्स की बात की थी कि ये क्रेनियल न्यूरोपोर है, ये कॉर्डल न्यूरोपोर है। अगर ये क्लोज नहीं हुआ तो एनेन्सेफेली हो जाएगी, ये क्लोज नहीं हुआ तो स्पाइना बिफिडा हो जाएगा। बट व्हाट इफ कि अगर पूरा ही न्यूरल ट्यूब ओपन रह जाए तो क्या होगा, क्रैनियोरैकिसकाइसिस हो जाएगा। क्रैनियोरैकिसकाइसिस, अब पूरा ही न्यूरल ट्यूब ओपन है तो इट मीन्स इट इज मोर सीवियर देन बोथ ऑफ दीज ना, तो ये ज़्यादा सीवियर डिफेक्ट है, और इसमें एंटायर न्यूरल ट्यूब ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, ये सब डिफेक्ट्स है, और ये पूरा इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट जो है न्यूरल ट्यूब का यहाँ पे खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने सारे दोस्तों को जो भी MBBS कर रहे हैं उन्हें शेयर करें, पढ़ाएं, थोड़ा खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी हेल्प करें पढ़ने में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।